Hello everyone, I am Kirti and I study in class 10th. You all are welcome to my YouTube channel Study with Kirti and DPS. As you know that in my previous video I told you that I have decided we will do NCERT explanation of all the chapters of science to crack our term 2. So in my previous video I have that was the first video of NCERT explanation of chapter periodic classification of elements. एंड दैट वीडियो एंड्स ऑन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव मीन्स टू से दैट उस वीडियो में हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव तक किया था. उसके बाद इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टेबल 5.3 दिस वन. ओके, एंड एक रिकैप कर लेते हैं हमने उस वीडियो में क्या पढ़ा था. उसमें हमने डुब्राइनर स्टेट लेवोइजर वाला और डुब्राइनर स्टेट पढ़ा था और लेवोइजर का कैसे लिमिटेशंस थी उनकी, ये सब पढ़ा था. एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा था. अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या था ये रिकैप करते हैं एक बार. न्यूलैंड एक इंग्लिश केमिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1866 में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी. उन्होंने किस टाइप से लगाया था, एलिमेंट्स को इस टाइप से लगाया था कि उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बिल्कुल सेम थी. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका सबसे कम एटॉमिक मास, सेकंड का उससे ज़्यादा, थर्ड का उससे ज़्यादा, फोर्थ का उससे ज़्यादा, ऐसे लगाया था उन्होंने. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वही एट्थ वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी, फिर जो सेकेंड की होगी वही नाइन्थ वाले की होगी. सो दैट इज़ ऑल अबाउट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. और उन्होंने अपने लॉ का नेम लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों रखा था? बिकॉज ही कंपेयर इट विद द ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक, ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक या फिर नोटेशन ऑफ म्यूजिक. अब ऑक्टेव्स क्या होती है म्यूजिक की? सा रे ग म प ध नि सा. अब देखो सा रे ग म प ध नि 7 हो गए और फिर एट्थ सा मीन्स फर्स्ट और एट्थ सेम है, ऐसे इसलिए उन्होंने इससे कंपेयर किया था. जैसे इसमें फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, ऐसे इसमें सा रे ग म प ध नि सा में सा और सा फर्स्ट और एट्थ सेम है. That's why it is known as law of octave. Okay, and after that now in this video we are going to discuss limitations of न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से फिर दूसरे साइंटिस्ट को मेंडलीव को अपनी पीरियोडिक टेबल का डिस्कवर करना पड़ा. अब वो क्या लिमिटेशंस थी? That limitation was first is that first of all I want to tell you that the lines which I have underlined you should also underline. Okay, फिर जो लाइन हम अंडरलाइन करते चलेंगे ना, फिर एग्जाम में सिर्फ वही लाइन पढ़नी है क्योंकि पूरी NCERT तो नहीं पढ़ सकते ना एग्जाम से एक दिन पहले. So first limitation is it was found that law of octave was applicable up to calcium. लॉ ऑफ ऑक्टेव सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, कैल्शियम से आगे एप्लीकेबल था ही नहीं. वो कैल्शियम क्या एक बहुत लाइटर एलिमेंट है. मीन्स टू से दैट आप ये कह सकते हो कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ओनली एप्लीकेबल फॉर द लाइटर एलिमेंट. सिर्फ जो लाइटर एलिमेंट्स थे उनके लिए एप्लीकेबल था क्योंकि कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे ना उसके बाद फर्स्ट और एट्थ वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी. ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा था. ठीक है, कि पहले तो हो रहा था कि फर्स्ट एलिमेंट जो था फर्स्ट हाइड्रोजन था और फिर ऐसे ही जो एट्थ एलिमेंट था एट्थ वाले की फर्स्ट के सिमिलर थी. बट जब कैल्शियम पे आ गए तो कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स थे वो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहे थे कि जो फर्स्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी एट्थ के इक्वल होगी. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. ओके, एंड से ये एक लिमिटेशन होगी क्योंकि ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल था और जो और एलिमेंट्स है उनको भी तो सेट करना था ना. सो दैट इज़ अ लिमिटेशन. सेकेंड थिंग इज दैट इट वॉज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर, नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर. अब जो न्यूलैंड थे उन्होंने ये एज्यूम कर लिया था खुद ही कि क्योंकि उन्होंने कब किया था 1866 में डिस्कवर किया था और उस टाइम पे सिर्फ 56 एलिमेंट्स थे. तो उन्होंने अपने माइंड सेट बना लिया, एज्यूम कर लिया कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट कर सकते हैं इस अर्थ पे. ठीक है, सिर्फ 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचर में और फ्यूचर में भी कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा ही नहीं. उन्होंने ये एज्यूम कर लिया था बट ऐसा तो नहीं है. उस टाइम 56 थे बट आज के टाइम में कितने हैं 118. सो अब 118 हो गया. उन्होंने क्या सोच लिया था कि 56 ही रहेंगे. अब जो 118 हो गए हैं इनको कहाँ पे सेट करेंगे ना. सो इट इज़ ऑल्सो द लिमिटेशन कि उन्होंने ऐसा एज्यूम किया कि 56 ही एग्जिस्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं था. 56 एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि आज के टाइम में 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है. So it is the second limitation. Third is Newland adjusted two elements in the same slot but also put some unlike elements under the same note.
उन्होंने क्या किया था, अब देखो हर एक नोट मतलब नोटेशन मतलब ऑक्टेव मतलब सारे ग म प ध नि सा, राइट। देखो इस टेबल में जैसे है ना ये सा रे ग म प ध नि, ठीक है, क्योंकि ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, एंड जो 8th एलिमेंट है दैट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। सो यहाँ पे 7 एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। तो जो फर्स्ट वाला है देखो यहाँ पे HFCl एंड कोबाल्ट निकल एंड Br, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, तो इसमें यहाँ पे देखो एक ही स्लॉट में, सेम स्लॉट में, अब एक स्लॉट में दिस इज़ वन स्लॉट, इसमें सिर्फ एक ही तो एलिमेंट आएगा ना, बट यहाँ पे ये फिक्स नहीं हो रहे थे, इनका स्पेस नहीं होगा, फिर ये फिट नहीं हो रहे होंगे, तो इन्होंने क्या किया, न्यूजीलैंड ने एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को रख दिया, कोबाल्ट को और निकल को। तो ये तो एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हुई ना, बहुत बड़ी लिमिटेशन हुई, कमी है एक, कि दोनों एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को रख दिया, ठीक है। कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट एंड निकल इन iron which resembles cobalt and nickel in properties has been placed far away from these elements with the discovery of noble gases, the law of octave become irrelevant। और जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या हो गया, आप कह सकते हो इनवैलिड हो गया, वो मीन्स अब वैलिड ही नहीं रहा, नोबल गैसेस कहाँ रखेंगे, है ना। एंड थस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट्स ओनली। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव अच्छा है, बट इट इज़ ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट्स, सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए, लाइक कैल्शियम। इट इज़ नॉट फॉर द हायर एलिमेंट्स, जो मतलब हैवी एलिमेंट्स, जो लाइटर एलिमेंट्स है सिर्फ उनके लिए ये एप्लीकेबल है। सो दीज आर द 3 लिमिटेशन इट can come in our exam, very important it is that write the limitations of Newland's law of octave or explain Newland's law of octave। अगर explain आया और 5 मार्क्स में आता है बाई चांस, वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि केस स्टडी भी आनी है ना, तो पूरा लिखना होगा हमें, means first who was Newland, why it is known as law of octave, and how is he classified the elements, and what is the limitations, all things we have to write. It may be come in our case study, okay। So this topic is and here now these questions are given here, we will do this now, okay। हमने जैसे अभी पढ़ा है, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है ना, सो गाइस आप पहले वो देख लीजिए, क्योंकि फिर आप ये वाले डोब्राइनर, ट्रेड, लवोइजर वाले सब आपको नहीं आता होगा अगर, तो आप ये क्वेश्चन कैसे करोगे। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू फर्स्ट वॉच दैट वीडियो देन कम टू दिस टॉपिक, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिड डोब्राइनर्स ट्रेड ऑल्सो एग्जिस्ट इन कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, कंपेयर एंड फाइंड आउट। मीन्स टू से दैट कि जो न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, क्या उसमें डोब्राइनर ट्रेड भी एग्जिस्ट करता है। अब देखो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, दिस वन इट इज़ द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, राइट। अब इसमें डोब्राइनर ट्रेड एग्जिस्ट करता है। डोब्राइनर का ट्रेड क्या था, डोब्राइनर ने 3 ट्रेड्स दिए थे, मीन्स 9 एलिमेंट्स, 1 ट्रेड में 3 एलिमेंट्स। तो जो उनका फर्स्ट ट्रेड था वो था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब देखो इसमें एग्जिस्ट करता है ना, हेयर यू कैन सी रे वाले नोटेशन में, दिस वन लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सो यू विल आंसर हेयर येस, Dobriner's first trade exists in the columns of Newland octave, right। कंपेयर एंड फाइंड आउट, अब देखो ये इसको इससे कंपेयर कर देना, दिस वन, और अब आपका जो NCERT में पेज नंबर 80 है, मीन्स इससे पहले वाला पेज, उसमें देखिए डोब्राइनर्स ट्रेड गिवन है टेबल 5.2 में, तो उसमें ऐसे ही लिथियम, पोटेशियम और लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम गिवन है, तो आप इससे इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, ये वाला और वो डोब्राइनर्स ट्रेड, ठीक है। एंड फिर फाइंड आउट तो हमने कर ही लिया है, टेबल में यहाँ पे है, एंड आंसर इज येस इट्स एग्जिस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोब्राइनर्स क्लासिफिकेशन। अब डोब्राइनर की क्लासिफिकेशन में कुछ तो लिमिटेशन होगी ना, जो न्यूलैंड को अपना लॉ देना पड़ा, तो वो लिमिटेशंस क्या थी, दैट वी हैव टू डिस्कस। तो लिमिटेशंस क्या थी, डोब्राइनर ने क्या कहा था कि एक ट्रेड में 3 एलिमेंट्स थे। अब उन्होंने कहा था कि तीनों की प्रॉपर्टी तो सेम है। सेकंड थिंग उन्होंने क्या फॉलो करवाई थी, क्योंकि एटॉमिक मास और प्रॉपर्टी दोनों चीज़ों को लेके चलना था ना, दोनों चीज़ों को लेके फिर क्लासीफाई करना था एलिमेंट्स को। उन्होंने कहा था कि मेरे एक ट्रेड में जितने 3 एलिमेंट्स होंगे, तीनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी। अब एटॉमिक मास का क्या रेशियो था, उनमें उन्होंने कहा था कि अगर हम फर्स्ट और लास्ट वाले का एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे, सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडल वन, कि अगर हम लास्ट एलिमेंट और
सॉरी फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे, सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडल वन। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी थी ये सिर्फ 9 एलिमेंट्स ही फॉलो कर पा रहे थे, मीन्स 3 ट्राइड्स, क्योंकि एक ट्राइड में 3 एलिमेंट्स है तो 3 ट्राइड्स मीन 9 एलिमेंट। ओके, सो सिर्फ 9 एलिमेंट्स या फिर आप कह सकते हो 3 ट्राइड्स ही ये प्रॉपर्टी फॉलो कर पा रहे थे। दिस इज़ द लिमिटेशन, और जो जितने भी एलिमेंट्स थे वो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहे थे, दैट्स वाई इट इज़ द लिमिटेशन, दैट्स वाई नाउ न्यूलैंड law of octave has to discover. Okay, Newland has to discover his law of octave. After that, what were limitations of Newland's law of octave? अब न्यूलैंड्स की अभी लिमिटेशंस पढ़ी हैं हमने, यहाँ से यहाँ तक ये सारा लिख देना है क्योंकि वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। ये पूरा पैराग्राफ जो लाइन्स अंडरलाइंड है, दीज यू हैव टू राइट इन क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने डिस्कस किया है ये, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन to the next topic. Making order out of Gauss-Mendelev's periodic table means to say that अब डोब्राइनर का भी ट्रेड फेल हो गया था, न्यूलैंड का सिर्फ किसके लिए डोब्राइनर का सिर्फ 3 ट्राइड में एप्लीकेबल था, न्यूलैंड का लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, फिर सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए था, तो उसके बाद मेंडलीव को अपनी पीरियोडिक टेबल डिस्कवर करनी पड़ी। मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल डिस्कवर की, दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो देखिए 2 साइंटिस्ट की बात कर ली हमने और ये 3rd साइंटिस्ट है मेंडलीव, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आएंगे, ठीक है। मीन्स बेसिकली इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी द डिस्कवरीज ऑफ 4 साइंटिस्ट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन सब साइंटिस्ट में जो सबसे ज़्यादा जिसने कंट्रीब्यूट करा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए, दैट इज़ मेंडलीव। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मेंडलीव? Dmitry Ivanovich Mendeleev. Dmitry Ivanovich Mendeleev is the full name of Mendeleev. Okay, और ये क्या थे? एक रशियन केमिस्ट थे। इन्होंने भी क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कवरी की और ये दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसको अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की डिस्कवरी में। सो दैट इज़ Dmitry Ivanovich Mendeleev, or you can only write Mendeleev. Okay, the Russian chemist Mendeleev contribute most of for the classification of elements. अब ये जो बॉक्स है इसमें मेंडलीव के बारे में कुछ गिवन है, दैट व्हेन ही वाज बोर्न एंड व्हाट ही वाज अ रशियन केमिस्ट, ऑल दीज थिंग्स यू कैन रीड इट, मे बी इट कैन बी कम इन आवर बोर्ड एग्जाम। इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ द क्वेरी एंड दिस टेबल यू कैन कमेंट मी। फ्रेंड्स, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें कमेंट सेक्शन टर्न्ड ऑफ हो गया था, ठीक है, तो आप इस वाली वीडियो में कर सकते हो कमेंट। ओके, सो देखो जब उन्होंने डिस्कवर किया था 1866 में न्यूलैंड ने, तो उस टाइम 56 एलिमेंट्स वर देयर, राइट? देयर वर 56 एलिमेंट एंड आफ्टर दैट बट व्हेन Mendeleev discovered his periodic table there were 63 elements। और न्यूलैंड ने क्या कह दिया था कि 56 ही एग्जिस्ट करते हैं, तो वो तो उनकी बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। फिर मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, उस टाइम 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। एंड जो क्लासिफिकेशन करनी थी एलिमेंट्स की, क्या बेसिक जो 2 बेसिक चीज़ें थी वो क्या थी? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक नंबर का होना चाहिए रिलेशन, एंड सेकेंड थिंग इज दैट व्हाट वाज दैट इज सॉरी दैट वाज नॉट एटॉमिक नंबर, दैट वाज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का रिलेशन होना चाहिए, सेकंड प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। ये 2 बेसिक चीज़ें थी, फर्स्ट इज एटॉमिक मास एंड सेकंड इज प्रॉपर्टीज। ओके, अब देखते हैं मेंडलीव ने किस टाइप से क्लासिफाइड किया एलिमेंट्स को। He selected hydrogen and oxygen as their reactive and formed compounds with most elements। उन्होंने क्या सिलेक्ट किया? उन्होंने लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि वे बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर देती है, रिएक्ट करते हैं ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर देते हैं इजीली, ठीक है, रिएक्टिव होते हैं, या फिर आप कह सकते हो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ वो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट सो उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया? आप देखिए, जो अंडरलाइन नहीं हो रहा है उसको मैं अभी अंडरलाइन कर रही हूँ, वो भी आप अंडरलाइन कर लेना। He observed that the most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in order of their increasing atomic masses। अब उन्होंने भी कैसे लगाया? increasing atomic masses में, कि atomic mass जो थे उनके increase हो रहे हैं। Second thing is that it was also observed that
there occurs a periodic recurrence. Mendeleev formulated a periodic law. Sorry, एक लाइन छूट गई है. It was also observed that there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties. एक तो atomic mass increase हो रहे हैं, second physical और chemical properties भी same है. After that on this basis Mendeleev formulated a periodic law. और इस बेस पे, किस बेस पे, कि increasing atomic masses and similar physical and chemical properties, इस बेस पे उन्होंने अपना एक periodic law दिया. ठीक है. अब periodic law क्या था, जिसमें उन्होंने एक periodic table फॉर्म की थी. अब periodic table क्या थी, जैसे ये ऐसे टेबल होती है, राइट. तो उसमें periodic table में जो उसमें vertical columns थे और horizontal rows थी. What is there? There is vertical columns. Vertical columns क्या होते हैं? This one. These are vertical columns. These are the vertical columns. Okay? ऐसे जो जा रहे हैं. And horizontal rows means these. These are the horizontal rows. अब उन्होंने क्या नेम दिया इसको? Vertical columns को तो उन्होंने बोला groups. Vertical columns are known as groups and horizontal rows known as periods. Okay, vertical columns known as groups and horizontal rows known as periods. I hope this is clear to you. अब इसको और clearly समझते हैं. मेंडलीव की periodic table को देखते हैं. Come to the next page, page number 83. So friends, as you can see here, it is a Mendeleev's periodic table. These are this one. क्या पढ़ा है हमने कि जो vertical rows है, vertical columns है, these are the vertical columns. It is known as group. Okay, and these are the horizontal rows. It is known as periods. इसमें confuse नहीं होना है. Vertical means जो ऐसे लेटी हुई, ठीक है. And what is horizontal? जैसे खड़ी हुई है. And horizontal rows को क्या कहते हैं? Periods. क्योंकि यहाँ पे horizontal rows और vertical columns word use नहीं होगा. Here we will use only periods and groups. So these are the periods and these are the groups. Vertical columns are known as groups and horizontal rows are known as periods. राइट. अब उन्होंने क्या कहा था कि प्रॉपर्टीज सेम है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है. अब कैसे है, अब वो देखना है इस टेबल में. देखो जैसे फर्स्ट है ना ये हाइड्रोजन, ठीक है. अब हाइड्रोजन के नीचे क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन, ठीक है. अब उन्होंने क्या किया, अगर हम ऐसे देखेंगे, इफ़ वी सीज इट लाइक दैट, अगर हम आप कह सकते हो पीरियड्स में देखेंगे, हॉरिजॉन्टल रोज में इस टाइप से, तो इन सब की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है. मींस हाइड्रोजन की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो किसके सिमिलर है? लिथियम के. और लिथियम की सोडियम के, सोडियम की पोटेशियम के, एंड फिर कॉपर, एंड ऐसे ही चलती जा रही है. ठीक है, राइट. और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस कैसे हो रहा है? जैसे कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का सबसे कम एटॉमिक मास है, उससे ज़्यादा लिथियम का है, ठीक है. फिर बेरिलियम, देखिए जो इसके नीचे लिखा है ना, इट इज़ द एटॉमिक मास. जैसे कि सब हाइड्रोजन है, दोबारा से इसको समझिए, हाइड्रोजन है. अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 0.008. ओके, व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? 1.008. अब हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो लिथियम से मैच हो रही थी, तो इसलिए लिथियम को हाइड्रोजन के नीचे लिखा गया है. ठीक है. और जो लिथियम का एटॉमिक मास क्या है? वो हाइड्रोजन से नेक्स्ट, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लगाया जाए तो फर्स्ट हाइड्रोजन आएगा, सेकंड लिथियम. लिथियम क्या है? 6.939. ओके, उसके बाद है बेरिलियन, तो इसका क्या है? 9.012. ओके, मीन्स लिथियम के बाद फिर उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है. देखो 6.939, 9.012, देन 10.18. ये बोरोन है, देन कार्बन का उससे ज़्यादा, एंड देन नाइट्रोजन का उससे ज़्यादा, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन एंड सो ऑन. एंड फिर फ्लोरीन के बाद अब देखो जो लिथियम की प्रॉपर्टी थी वो किससे मैच हो रही थी? सोडियम से. इसलिए सोडियम को यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिखा गया है सोडियम को. ओके, क्योंकि एक तो लिथियम से उसकी प्रॉपर्टी मैच हो रही थी, और सेकंड थिंग फ्लोरीन के नेक्स्ट वाला क्या है? फ्लोरीन के नेक्स्ट वाला है सोडियम, अगर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से देखें. सो मीन्स टू से दैट बेसिकली क्या पता चल रहा है कि अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज मीन्स पीरियड्स में देखेंगे, so they are having similar physical and chemical properties, and if we talk about vertical columns or groups, so they are having increasing number of their atomic masses. Clear?
So we have discussed about how he classified the elements in his periodic table. Okay, now we will discuss what are the achievements of Mendeleev's periodic table. अब मेंडलीव ने जो periodic table दी थी उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, प्लस पॉइंट्स थे, या फिर आप कह सकते हो उसके एडवांटेजेस थी, दैट वी विल डिस्कस. अब क्या थी एडवांटेजेस उसकी? फर्स्ट इज कि उन्होंने जो है वेकेंट प्लेसेस छोड़ी थी एलिमेंट्स के नीचे. As you can see here, further Mendeleev left some gaps in his periodic table. Instead of looking upon these gaps as defects, Mendeleev boldly predict the existence of some elements that had not been discovered at that time. अब देखो न्यूलैंड ने क्या कह दिया था कि 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं, बट जो मेंडलीव थे उन्होंने कहा था कि 63 एलिमेंट से ज़्यादा भी एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर हो सकते हैं. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी, या फिर एडवांटेज थी कि उन्होंने ऐसा सोचा कि और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने एलिमेंट्स के नीचे खाली स्पेस छोड़ दिया. जैसे कि आप इसमें देख सकते हो ना, यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे छोड़ा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है. तो ये इनको बोलते हैं वेकेंट प्लेसेस, या फिर आप बोल सकते हो गैप छोड़ रखा था उन्होंने बीच में, ताकि अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर हो तो हम वहाँ पे उन एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, राइट. बिना मतलब पीरियोडिक टेबल को बिना कुछ उसमें डिस्टर्ब करे वहाँ पे फ्यूचर में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनको लिख सकते हैं, ठीक है. तो उन्होंने उसके लिए एक वर्ड यूज़ करा था एका मीन्स वन. एका देखो जैसे एल्यूमिनियम था, ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने जो स्पेस छोड़ा था उसका नेम उन्होंने रख दिया एका एल्यूमिनियम, ठीक है. नेक्स्ट उन्होंने बोरोन के नीचे जो स्पेस छोड़ा था उसका नेम रख दिया एका बोरोन, ठीक है. और सिलिकॉन के नीचे जो स्पेस छोड़ा था उसका नेम रख दिया उन्होंने एका सिलिकॉन, ठीक है. मीन्स उन्होंने कहा कि इनके नीचे जो स्पेस छोड़ा है उन्होंने, वहाँ पे अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसको हम वहाँ पे लिख सकते हैं. और फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर भी हुए, जैसे उन्होंने जो बोरोन के नीचे जो स्पेस छोड़ा था जिसका नेम उन्होंने एका बोरोन कहा था, तो वहाँ पे भी एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका और दैट एलिमेंट वाज स्कैंडियम एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ था फ्यूचर में. फिर एका बोरोन में जो स्पेस था वो वहाँ पे स्कैंडियम को रखा गया, ओके. और जो एका एल्यूमिनियम था वहाँ पे गैलियम को, एंड जो एका व्हाट वाज दैट एका सिलिकॉन, ठीक है, एका सिलिकॉन की जगह क्या रखा गया? जर्मेनियम. मीन्स एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी कि उन्होंने कहा कि फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो हम इन गैप्स में उनको फिल कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द पीरियोडिक टेबल. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट ही कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ एज कम्पेयर टू अदर साइंटिस्ट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. एंड सेकेंड एडवांटेज क्या थी कि कुछ जैसे कि जो पहले एटॉमिक मासेस थे, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटॉमिक मास गिवन था उसको उन्होंने करेक्ट किया था, क्योंकि पहले गलत एटॉमिक मासेस गिवन थे उनको उन्होंने करेक्ट किया था. ये सेकेंड एडवांटेज थी, ठीक है. थर्ड क्या थी कि उन्होंने कहा था कि नोबल गैसेज लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन हैव बीन मेंशन्ड इन मैनी कंटेस्ट बिफोर दिस. दीज गैसेज वर डिस्कवर्ड वेरी लेट बिकॉज दे आर very inert and present in extremely low concentration in our atmosphere. One of the strength of Mendeleev's periodic table was that when these gases were discovered they could be placed in a new group without disturbing the existence order. अब जो वो थी means to say that नोबल गैसेज लाइक हीलियम, नियोन एंड आर्गन वो बहुत ही लेट डिस्कवर हुई थी बिकॉज दे वर इनर्ट एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसनट्रेशन इन एटमोसफेयर, बिकॉज वो एटमोसफेयर में बहुत ज़्यादा लो कंसनट्रेशन के अंदर प्रेजेंट थी, इसलिए उनको बहुत लेट डिस्कवर किया गया था नोबल गैसेज को. तो एक तो उन्होंने स्पेस छोड़ा था कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसको रख सकते हैं वहाँ पे. सेकेंड थिंग उन्होंने नोबल गैसेज के लिए भी स्पेस छोड़ा था कि अगर कोई नोबल गैस फ्यूचर में डिस्कवर होती है तो हम उस नोबल गैस को अपने पीरियोडिक टेबल में रख सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टेंस ऑर्डर. एग्जिस्टेंस ऑर्डर मीन्स जो पहले से ऑर्डर बना हुआ है पीरियोडिक टेबल में उसको बिना डिस्टर्ब किए हम नोबल गैसेस को भी वहाँ पे रख सकते हैं. दैट इज़ द third most advantage of Mendeleev's periodic table. After that we will discuss limitations of Mendeleev classification, that we will discuss in our next video. After that one topic is left, the modern periodic table by Henry Moseley. इसके बाद लास्ट साइंटिस्ट है हेनरी मोज़ले जिन्होंने फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज की थी, ठीक है. उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद 2-3 टॉपिक लेफ्ट हैं दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. एंड इफ़ यू गेट हेल्प फ्रॉम माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज कॉम्पिटिशन अपने आप से करना है दूसरों से नहीं. अंटिल देन थैंक यू सो मच.